इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर हो तो धारा का वाट इन घटक होगा। इसका जो घटक होगा ऑप्शन नंबर बी I sin अल्फा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पर, किसी प्रतिवादी धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच का अंतर थीटा हो तब शक्ति गुणांक होगा। शक्ति जो गुणांक होगा cos थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर, जो कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। ये है स्वप्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 यहाँ पर, एक ऊंचाई परिमाणित में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्रथम में N1 तथा द्वितीयक में N2 हो तब तब जो है N1 से बड़े N2 होंगे हमेशा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है पर, इसी का समीकरण I बराबर 50 साइन 100t है तो धारा की आवृत्ति होगी। धारा की जो आवृत्ति हो जाएगी 50/π इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आयुक्ति जो वोल्टेज को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपचायित ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, एक चक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्या जाता है? केवल एसी परिपथ में, केवल जो है एसी परिपथ में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, एलसीआर परिपथ में धारित्व को सी से बदलकर 4 से कर दिया जाता है। समान अनुदानी आवृत्ति के लिए परित्व को एल से बदलकर होना चाहिए। एल से बदलकर L/4 होना चाहिए। L/4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, अपचायन ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, जो बढ़ाता है धारा को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, प्रत्यावर्ती धारा का औष्मीय प्रभाव मुख्यतः जूल उष्मान है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग जो है 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र आंतरिक प्रतिरोध की तरह कार्य करती है? ये जो करती है एसी के लिए। ऑप्शन नंबर, ये जो करती है डीसी के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, डीसी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, एलसी परिपथ को कहा जाता है, ये कहता है द्वंद्वी परिपथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक होता है जो होता है ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, प्रतिघात का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, एलर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। ऑप्शन नंबर सी, √r² प्लस ओमेगा² L²। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा का विद्युत भाग बल के बीच का कालांतर होता है। इसकी जो कालांतर होता है शून्य होती है। ऑप्शन नंबर 0। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, यदि प्रतिवर्ती धारा का विद्युत वाहक बल के बीच का अंतर थीटा हो तो शक्ति गुणांक का मान होगा cos थीटा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
स्केलर परिपथ की शक्ति गुणांक जो होती है ऑप्शन नंबर बी आर बट्टे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर तब तार आमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा मापता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर ट्रांसफार्मर के कोड को पर्दार बनाया जा सकता है ताकि ताकि भंवर धारा ताकि भंवर द्वारा होने वाली हानि कम की जा सके। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है प्रेरक में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति होगी 25। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक है यहाँ पर इसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होता है, ये होता है रेडियो तरंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम न्यूनतम होता है, ये होता है गामा किरणें की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर माइक्रो तरंग की आवृत्ति जो होती है 3×10⁻11 से 3×10⁻18 के बीच। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर विद्युत चुंबक के नियमानुसार प्रकाश की निर्वात में चाल सभी जड़ निर्देशकों में होगी, ये जो होगी समान होगी, सभी में समान होगी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। इनमें मैक्सवेल एम्पियर निम्न सम्मिलित करता है, ये जो सम्मिलित करता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 यहाँ पर विस्थापन धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है पर प्रयोगशालाओं को बैक्टीरियो में से मुक्त करने में उपयोग की जाती है, जो की जाती है अल्ट्रावायलेट किरणें उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है पर विद्युत चुंबक तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच समानता होनी चाहिए, ये 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग का संचार जो होता है दोनों के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर इनमें से कौन गलत कथन है, ये जो गलत है ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग सभी माध्यमों में समान होती है, ये है जो गलत कथन है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण है, यह है माइक्रो तरंग है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर माइक्रो तरंग की जो आवृत्ति होती है रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग को कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है, इनमें से कोई गुण प्रदर्शित नहीं करती है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 है यहाँ पर प्रकाश अनुसंचार किस घटना पर आधारित है, यह है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर
एक वस्तु की 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो समतल दर्पण को डैश कोण पर झुकना रहना चाहिए, झुकना रहना होता है रखना होता है। ये होता है 90 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर किसी दर्पण में किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। यह उत्तल दर्पण में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 4 है पर अंधेर के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का जो मान है वो है घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है पर एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले दर में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। लेंस का अपवर्तनांक जो होगा अनंत होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 है पर दो दो दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। यदि दर्पणों के बीच का कौन सा डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंब की संख्या जो होगी 5 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है पर इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांति कौन न्यूनतम होता है? ये होता है कांच से हवा के लिए होता है न्यूनतम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है पर प्रकाश हवा से कण में प्रवेश करते हैं तो इसका तरंगदैर्घ्य जो है ये घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है यहाँ पर एक दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी जो है यह अचर रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर डी। सबसे कम जो होती है बैंगनी रंग की होती है, सबसे अधिक लाल होगा। सबसे यहाँ पर अधिक पूछेगा तो लाल रंग का, और सबसे यहाँ पर कम पूछा है इसलिए इसका सही उत्तर होगा बैंगनी रंग का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? इसमें होगा बैंगनी रंग। ऑप्शन नंबर डी। चलिए